अक्षय कुमार ने एक यूट्यूबर पर 500 करोड़ रुपए की मानहानि का केस दर्ज कर दिया। उसके बाद से कई लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर ये कैसे पता किया जाता है कि कौन व्यक्ति हमारे समाज में मानहानि का केस दायर कर सकता है और कौन व्यक्ति नहीं कर सकता। ये सवाल आपके मन में भी उठता होगा कि क्या आप किसी विशेष परिस्थितियों में आप अपने खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, अगर आप पे कभी कोई व्यक्ति इस तरह के आरोप लगाता है। दूसरा ये सवाल उठता है कि ये चीज़ कैसे तय की जाती है कि आपके मान सम्मान की कीमत कितनी है। अक्षय कुमार ने ये चीज़ कैसे तय की कि जब वो मुआवजा मांगेंगे तो वो उसकी रकम 500 करोड़ रुपए होगी। तो चलिए आज अपन पूरे वीडियो में सिस्टमेटिक तरीके से ये समझेंगे कि मान सम्मान और मानहानि का केस क्या होता है और ये किन किन लोगों के लिए। चलिए शुरू करते हैं। हमारे लॉ के अकॉर्डिंग सिर्फ वही लोग जिनकी पब्लिक में इमेज बहुत ज़्यादा है वही लोग मानहानि का केस दायर कर सकते हैं। जैसे सेलिब्रिटीज़ हो गए, बहुत जाने माने लेखक हैं या जाने माने पत्रकार हैं या बिजनेस टाइकून्स हैं, इस तरीके के लोग, सिर्फ यही लोग हैं जो कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं अपने मानहानि या डिफेमेशन केस के बारे में। तो अब आसान शब्दों में समझ लीजिए, बहुत आसान शब्दों में, कि वो सभी लोग जिनके फेसबुक या ट्विटर अकाउंट में ब्लू टिक लगा हुआ है वही लोग अपने मानहानि का केस दायर कर सकते हैं। तो पहली चीज़ ये हो गई। अब दूसरी चीज़ आती है कि ये चीज़ कैसे तय की जाएगी कि किसी व्यक्ति ने जो अपने मानहानि की जो रकम तय करी है वो सही है या गलत है। देखिए, ये तय की जाती है उस व्यक्ति की डैमेज से, उस व्यक्ति के जिस व्यक्ति ने उन पर आरोप लगाया है उससे उस व्यक्ति की छवि कितनी धूमिल हुई है और उससे उस व्यक्ति को कितना नुकसान हुआ है। यहाँ अक्षय कुमार के केस में अक्षय कुमार कह रहे हैं कि उनकी जो छवि को नुकसान पहुँचा है उसकी कीमत 500 करोड़ रुपये है। अब देखिए 500 करोड़ रुपए कैसे निकलती है। किसी भी तरह के जो डैमेज होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। पहला होता है एक्चुअल डैमेज, ठीक है। दूसरा होता है, उसे हम कहते हैं एज्यूम्ड डैमेज, और तीसरा होता है प्यूनिटिव डैमेज। अब तीनों तरीकों से सिस्टमेटिक समझिए। अब एक्चुअल डैमेज क्या होता है, उदाहरण के तौर पे लीजिए कि अक्षय कुमार एक फिल्म साइन कर चुके थे, जो फिल्म आगे रिलीज़ होने वाली थी और उस पर काम शुरू होना बाकी था, ठीक है। और इसी दौरान अक्षय कुमार ने एक स्पोर्ट्स की कंपनी, उदाहरण के तौर पे नाइकी का ब्रांड एम्बेसडर बनना तय किया, और नाइकी कंपनी ने उनसे कहा कि अगले 3 साल तक आप नाइकी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे और उसके एवज में हम आपको 150 करोड़ रुपए देंगे। अब इसके बाद में इसी दौरान एक ऐसी घटना हो जाती है कि एक व्यक्ति आता है और उन पर आरोप लगा देता है। उस आरोप से उनकी छवि इतनी धूमिल हो जाती है कि नाइकी कंपनी अपने इस करार को वापस ले लेती है और कह देती है आपकी छवि इतनी धूमिल हो चुकी है कि अब हम आपका नाम अपनी कंपनी के साथ नहीं जोड़ना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो जो फिल्म का जो प्रोड्यूसर हैं वो कह देते हैं कि नहीं, अब आपके इस आरोप के बाद आपकी छवि इतनी धूमिल हो गई है कि अब हम नहीं चाहते कि आप इस फिल्म का हिस्सा रहें। तो उस फिल्म से अक्षय कुमार को नुकसान हुआ 50 करोड़ रुपए का, और यहाँ पे उनका जो 150 करोड़ रुपए का करार था नाइकी कंपनी के संग वो भी टूटा। तो इस तरीके से अक्षय कुमार को पूरा जो कुल नुकसान हुआ वो था 200 करोड़ रुपए का। अगर जिस व्यक्ति ने उन पर आरोप लगाए वो झूठे हैं तो जाहिर सी बात है अक्षय कुमार कोर्ट में जाएंगे और कहेंगे कि आपके झूठे आरोपों की वजह से मेरे हाथ से 2 बड़े प्रोजेक्ट निकल गए जिससे मेरा 200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। क्योंकि नुकसान आपके आरोपों की वजह से हुआ इसलिए अब ये अर्जाना आप भरेंगे। तो समझिए, इसे हम कहते हैं एक्चुअल डैमेज। अब एक्चुअल डैमेज में ये सारी चीज़ें जो उन्होंने रकम निकाली, अब उसके बाद आता है वो होता है एज्यूम्ड डैमेज। एज्यूम्ड डैमेज ये काम कोर्ट करती है। मान लीजिए इन्होंने कोर्ट में जाके कहा कोर्ट से कि ये मेरा जो इस व्यक्ति की वजह से मेरी छवि पर नुकसान पहुंचा है उसकी कीमत 200 करोड़ रुपए है। अब कोर्ट तय करेगी कि ये कीमत सही है या गलत है, और कोर्ट अपने हिसाब से भी इसको तय कर सकती है। एज्यूम्ड जिसे कहते हैं, कोर्ट अपने हिसाब से भी एक रकम रख सकती है कि हाँ आपकी जो वाकई में जो छवि को नुकसान पहुँचा है उससे एक्चुअल में आपका इतना नहीं इतने का नुकसान हुआ है। और वो रकम कम भी हो सकती है, वो रकम ज़्यादा भी हो सकती है। ये होता है एज्यूम्ड डैमेज। तीसरे नंबर पे आता है, उसे हम कहते हैं प्यूनिटिव डैमेज। प्यूनिटिव डैमेज क्या होता है, इसे समझने के लिए आप एक केस का उदाहरण लीजिए। ये केस है अमेरिका के राज्य न्यू मैक्सिको का, वहाँ के शहर एल्बुकर्की, और एक घटना है 27 फरवरी 1992 की। 27 फरवरी 1992 को एक 79 साल की महिला स्टेला ली बैक एक मैकडोनल्ड के रेस्टोरेंट गई। वहाँ पे उन्होंने कॉफ़ी ऑर्डर करी। जब उन्होंने कॉफ़ी ऑर्डर करी तो उसका जो कप था उसकी लिड इतनी टाइट लगी हुई थी कि वो एक हाथ से खोल नहीं पा रही थी। तो उन्होंने उस कप को लिया, अपने दोनों पैरों के बीच में दबाया, और उससे लिड को जैसे ही वो खोलने को हुई वो पूरी कॉफ़ी उछल करके उनके पैरों पे फैल गई। और उस कॉफ़ी का जो टेम्परेचर था वो इतना ज़्यादा था कि जो स्टेला लीबैक जो महिला थी 79 साल की, उनको 3rd डिग्री की बर्निंग हो गई।
इसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल जाना पड़ा और अस्पताल में वो तकरीबन 7 दिन तक एडमिट रहीं और उनका जो बिल बना वो $10,000 का बना। जब उनका बिल इतना ज़्यादा बना तो वो सीधे से मैकडॉनल्ड के पास आई और मैकडॉनल्ड से कहा कि आपकी वजह से मेरा इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है, इसलिए इसका हर्जाना आप भरेंगे। तो मैकडॉनल्ड ने उनको ये पैसा देने से मना कर दिया। तो इसके बाद वो कोर्ट गई, एक वकील से मिली और वकील ने बताया कि ठीक है, मैं आपके इस केस को लड़ूंगा। तो जब ये केस कोर्ट में गया तब कोर्ट ने जब पूरी डिटेल निकाली तो पता चला कि 1983 से लेके 1992 तक यानी इन 9 सालों में 700 लोगों ने मैकडॉनल्ड को इस बात की कंप्लेंट करी थी कि आपकी कॉफ़ी बहुत गर्म होती है और हम उससे जल चुके हैं। तो जब कोर्ट के आदेश पर डिटेल निकाली गई तो पता चला कि मैकडॉनल्ड अपनी कॉफ़ी 180 डिग्री से 190 डिग्री तापमान पे बेच रहा था, जबकि हम जो घरों में जितने भी कॉफ़ी बनाने वाली मशीन्स होती हैं उसमें निकलने वाली जो कॉफ़ी होती है उसका जो टेम्परेचर होता है मात्र 150 डिग्री होता है। यानी वो अपने मानक तापमान से 30 डिग्री ज़्यादा टेम्परेचर पे अपनी कॉफ़ी बेच रहे थे। तो जब कोर्ट ने देखा कि आपको इतनी बार कंप्लेंट आई उसके बाद भी आपने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए अब हम आपके इस केस को पिनिटिव डैमेज के तौर पर लेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास कंप्लेंट आती जा रही थी लेकिन आपने इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया, आपने वार्निंग को इग्नोर कर किया। और इसके बाद कोर्ट ने स्टेला लीबैक को मैकडॉनल्ड से $2.9 मिलियन का मुआवजा दिलवाया। हालांकि उसके कुछ समय बाद स्टेला लीबैक ने $2.9 मिलियन लेने से मना कर दिए और कहा कि मैंने ये केस पैसे के लिए नहीं लड़ा था। उन्होंने सिर्फ $5 लाख लिए और उसके बाद ये कहा कि मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जो मेरे साथ हुआ वो बाकी किसी के साथ नहीं हो और मैकडॉनल्ड सिर्फ अपनी पॉलिसीज़ में बदलाव लाए। और इसके बाद से मैकडॉनल्ड ने अपनी पॉलिसीज़ में बदलाव भी लाए और मैकडॉनल्ड अपनी कॉफ़ी 10 डिग्री कम तापमान पे बेचना शुरू करने लगे। तो ये आपने जाना कि किस तरीके से मानहानि के केसेस होते हैं या किस तरीके से आपकी कोई क्षति हो जाए तो कोर्ट आपको किस तरीके से आपका मुआवजा दिलवाती है। तो अक्षय कुमार के केस में भी कुछ इसी तरीके का होगा। अब अक्षय कुमार ने अपनी 500 करोड़ की जो रकम आंकी है वो कैसे आंकी है ये तो वो व्यक्तिगत तौर पे जानते होंगे, लेकिन आपने ये समझ लिया कि कुछ इसी तरीके की चीज़ें कैलकुलेट की जाती हैं जब हम कभी मानहानि का केस दायर करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम किसी और नए टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सी यू।